प्यारे बच्चों, नमस्कार। आज मैं आपको कक्षा 8वीं की बसंत भाग 3 का पाठ 2 लाख की चूड़ियाँ पढ़ाने जा रहा हूँ। इसका लेखक कामता नाथ हैं। पहले मैंने पाठ 1 पढ़ा चुका हूँ, जो ध्वनि है उसके बारे में बहुत अच्छे तरह से समझा दिया हूँ और उसके प्रश्न उत्तर डिस्क्रिप्शन लिंक बॉक्स में उसका लिंक दे दिया हूँ, उसको जाके देख लीजिएगा। तथा आपको पसंद आए तो उसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। चलिए अब हम कक्षा 8वीं की हिंदी बसंत भाग 3 के पाठ 2 लाख की चूड़ियाँ के बारे में पढ़ाई करते हैं। सारे गांव में बदलू मुझे सबसे अच्छा आदमी लगता था। क्यों? बदलू साहब जो इस बच्चे के माध्यम से बताया जा रहा है, कामता नाथ जी जो लेखक हैं, यह बताना चाहते हैं कि उसके गांव, जो मामा के गांव में है, जाता है तो उसको सबसे अच्छा बदलू व्यक्ति लगता था, क्योंकि वह मुझे सुंदर सुंदर लाख की गोलियां बना कर देता था। क्यों बदलू सबसे अच्छा इसलिए लगता था कि उसको, बालक को, लड़के को सुंदर सुंदर बहुत अच्छे अच्छे लाख की गोलियां बना कर देता था। तो बच्चों के खेलने की चीज़ होती है, इसलिए बच्चों को बहुत अच्छा लगता है। बदलू उन्हें बहुत अच्छा लगता था। मुझे अपने मामा के गांव जाने का सबसे बड़ा चाव यही था कि जब मैं वहां से लौटता था तो मेरे पास ढेर सारी गोलियां होती, तो उन्हें अपने मामा के गांव जाने में बहुत चाव रहती थी, यानी कि तीव्र इच्छा रहती थी, चाह रहती थी। क्यों? क्योंकि वो जब लौट के आते थे ना तो उनके पास बहुत सारी लाख की गोलियां होती थी, जिन गोलियों से बच्चे खेलते हैं और बहुत पसंद करते हैं उसको। रंग बिरंगी गोलियां होती थी जो बच्चों को, मन को मोह लेती थी। यानी कि जो लाख की गोलियां होती थी उसके बहुत सारे रंग होते थे, बहुत सारे अलग अलग रंगों के होते थे, काले, पीले, नीले, भूरे, हरे, गोरे, ये सारे रंगों के होते थे और ये बच्चों के मन को मोह लेते थे, यानी कि देखने से बहुत सुंदर लगता था। और बच्चे अक्सर गोलियां खेलना पसंद करते हैं। छोटे छोटे बच्चे जो होते हैं ना, उनको पसंद, जैसे बच्चे आप लोगों को भी कुछ ना कुछ खेलना पसंद आता होगा, वैसे ही ना बच्चों को भी गोलियां खेलना बहुत पसंद। और ये गोलियां किस चीज़ की बनी होती थी? लाख की गोलियां बनी होती थी। वैसे तो मेरे मामा के गांव का होने के कारण मुझे बदलू को बदलू मामा कहना चाहिए था। देखिए, जिस प्रकार से बदलू जो था, तो इस बालक के गांव के, मामा के गांव का रहने वाला था, तो उसको बदलू मामा कहना चाहिए। परंतु बदलू को उस गांव में सारे बच्चे काका कहते थे। तो काका कहते थे इसलिए लड़का भी उन्हें बदलू काका ही कह के पुकारता था, जैसा कि गांव के सभी बच्चे कहा करते थे। बदलू का मकान कुछ ऊंचे पर बना था, यानी कि बदलू का जो मकान था, बदलू काका या बदलू मामा का जो मकान वो था, वो नॉर्मल जगह से, साधारण जगह से कहीं ऊंचाई पर बना हुआ था। मकान के सामने बड़ा सा शहन था। उनके मकान के सामने बहुत बड़ा सा एक शहन था। शहन मतलब एक ऐसा जगह था जहाँ पे वो काम वगैरह करते थे, अपना ये सब लोग लाख की चूड़ियाँ बनाने का काम करते थे, जिसमें एक पुराना नीम का वृक्ष लगा था। उस जगह पे जहाँ वो लाख की चूड़ियाँ बनाते थे, वहाँ पे एक पुराना जो था नीम का बहुत बड़ा पेड़ था। उस पेड़ की छाए के नीचे वो बैठ के बनाया करता, उसी के नीचे बैठकर बदलू अपना काम किया करता था। बदलू काका या मामा जो भी थे, जो बच्चे उनको पुकारते थे, उसी पेड़ के नीचे शहन पे बैठकर और वहाँ पे अपना लाख की चूड़ियाँ बनाने का काम करते थे। बगल में भट्ठी धकती रहती, जिसमें वह लाख पिघलाया करता था। भट्ठी वैसा चीज़ होता है जिसमें हमेशा आग बनी रहती है। आग में लाख को पिघलाया जाता है, यानी कि गर्मी से लाख पिघलता है और उसको बाहर रख के ठंडा करने के बाद जिस आकार में चाहे हम उसका आकार दे सकते हैं। सामने एक लकड़ी की चौखट पड़ी थी। सामने जहाँ पे वो बैठते थे उसके सामने एक चौखट बनी रहती थी, जिस पे रख के वो ठोक पीट करते थे, चूड़ियाँ बनाते थे, जिस पर लाख के चूड़ियाँ मुलायम होने के बाद उसे सलाख के समान पतला कर चूड़ी का आकार देता था। यहाँ पे सलाख का मतलब होता है सलाई करके धातु की छड़ बनाता था, उसके शेप में दे करके, उसके आकार में देके, और वो बदलू चूड़ियाँ बनाया करता था। पास में 4-6 विभिन्न प्रकार की बेलनुमा मुंगेरियाँ रखी रहती, जो आगे से कुछ पतली और पीछे से मोटी होती थी। यहाँ मुंगेरी मतलब गोल मुठियादार लकड़ी जो ठोकने पीटने के काम आती है, यानी कि जस्ट लाइक हथौड़ी टाइप, इस टाइप का होता था कि उसे ठोक पीट के ना उस लोहे की लाख की चूड़ियों का आकार बनाया जाता था, लाख की चूड़ियों को शेप बनाया जाता था। ये इसीलिए मुंगेरी रखी रहती थी।
लाख की चूड़ी का आकार देकर वह उन्हें मुंगेरियों पर चढ़ाकर गोल और चिकना बनाता। जब चूड़ी बन जाती थी तो मुंगेरियों पर उसके एक साँचा होता है, एक तरह का सांचे होता है जिसमें लगा के उनको मुलायम बना दिया था, चिकना कर दिया था, गोल बना दिया था। और तब एक एक कर पूरे हाथ की चूड़ियाँ बना चुकने के पश्चात वह उन पर रंग करता था। जब सारी चूड़ियाँ बन जाती थी तो एक ही करके सारी चूड़ियों पर रंग चढ़ाता था। कौन चढ़ाता था? तो बदलू चढ़ाता था और लाख की चूड़ियाँ बनाता था। बदलू यह कार्य सदा ही एक मचिए पर बैठकर किया करता था। मचिया एक तरह का आसन होता है जिस पे बैठ के, जो जमीन से थोड़ा ऊपर होता है, उसमें 4 पाई होते हैं, 4 पैर लगे होते हैं, उस पे बैठ के ना बड़े आराम से करता है। जो बहुत ही पुरानी थी, वो जो मचिया थी ना बदलू का, बहुत ही पुराना था। बगल में ही उसका हुक्का रखा रहता जिसे वह बीच बीच में पीता रहता था। हुक्का एक तरह का इल्म है, इल्म है ना, एक तरह का नशा है जो करके बुजुर्ग पुराने लोग ना उसको करते हैं, और एक तरह का तंबाकू सेवन है। वो हुक्का बीच बीच में पीते रहता था। गांव में मेरा दोपहर का समय अधिकतर बदलू के पास बीता। लड़का ये बोल रहा है, बालक ये बोल रहा है, कामता नाथ जो इस पाठ के लेखक हैं, इसके माध्यम से, बालक के माध्यम से ये बताना चाहते हैं कि जब बालक जब अपने मामा के गांव जाता था तो दिन के दोपहर का समय जो होता था ना, मैक्सिमम पूरा का पूरा समय यहीं बदलू के पास ही बैठ के देखने में बिता देता था। वह मुझे लल्ला कहा करता था। लल्ला, बड़े प्यार से बच्चों को लल्ला कहा जाता है। और मेरे पहुंचते ही मेरे लिए तुरंत एक मछिया मंगा देता था। जैसे ही मैं वहाँ जाता था, यानी कि वह बालक जैसे ही वहाँ जाता था तो बदलू क्या करते थे, अपने घर से एक मछिया मंगा देते थे बैठने के लिए। मैं घंटों बैठे बैठे इस प्रकार चूड़ियाँ बनाते देखता रहा। मैं दिन में कई घंटों तक बैठा रहता था और जब बदलू चूड़ियाँ बनाते थे तो उसको देखता रहता था कि कितनी सुंदर और मनोरम चूड़ियाँ बनाते हैं। लगभग रोज वह 4-6 जोड़े चूड़ियाँ बनाता। लगभग रोज, प्रतिदिन का काम था कि 4-6 जोड़े का मतलब होता है लगभग 8-10-12 चूड़ियाँ वो बनाता था। पूरा जोड़ा बना लेने पर वह बेलन पर चढ़ाकर कुछ क्षण चुपचाप देखता है। जब सारी चूड़ियाँ बन जाती थी तो बेलन एक इस तरह का सांचा होता है, आकार देने वाला होता है, उसमें चढ़ा देते थे और चुपचाप देखते रहते थे, मानो वह बेलन न होकर किसी नौ वधू की कलाई हो। यानी कि बेलन एक ऐसे तरह का सांचा होता है जो मानो कि ऐसा लगता था कि वो बेलन नहीं है, वह किसी नई बहू, नई दुल्हन की हाथ हो जिसमें चूड़ी पहना के और उसकी सुंदरता को निहार रहा हो। कौन? बदलू। और वो बालक। बदलू मनिहार था। बदलू जो था, मनिहार एक तरह का जाति होता है जो चूड़ियाँ बनाते हैं, उसको मनिहार कहा जाता है। चूड़ियाँ बनाना उसका पैतृक पेशा था। यानी कि मनिहार एक ऐसा जाति होता है जिसका काम चूड़ी बनाना होता था, पेशा होता था, और उसका पैतृक पेशा था। यानी कि उसके दादा परदादा पिताजी सब यही काम करते थे, और वास्तव में वह बहुत ही सुंदर चूड़ियाँ बनाता था। यह बात बहुत ही सच्चाई है कि बहुत ही सुंदर और बहुत ही मनोरम चूड़ियाँ बनाता था बदलू। उसकी बनाई हुई चूड़ियों की खपत भी बहुत थी। यानी कि उसकी बहुत ज़्यादा मांग थी, मार्केट में, बाज़ार में उसकी बहुत कीमत लगती थी और लोग उसे खरीद कर ले जाते थे। उस गांव में सभी स्त्रियां उसकी बनाई हुई चूड़ियाँ ही पहनती थी। उस गांव में बदला का जो गांव था, उस गांव में जो है उसी के द्वारा बनाई गई चूड़ियाँ ही सब लोग पहनते थे। आसपास के गांव में भी लोग उसे चूड़ियाँ ले जाते थे, और बदलू के गांव के आसपास के लोग भी, आसपास के गांव भी जो थे वहां से बदलू के यहाँ से चूड़ियाँ लेके जाते थे महिलाओं को पहनने के लिए। परंतु वह कभी भी चूड़ियों के पैसे से न बेचता था, पैसे से बेचता न था। वो पैसा बेचता था तो पैसा नहीं लेता था। उसका अभी तक वस्तु विनिमय का तरीका था। वस्तु विनिमय का तरीका ये होता है, विनिमय मतलब बदले में, वस्तु के बदले में दूसरी वस्तु। जैसे चूड़ियाँ देता था तो उसके बदले कुछ दूसरा सामान लोगों से, अनाज लेता हो, कुछ न कुछ लेता था। ये हम आगे के वाक्यों में पाएंगे कि क्या लेता था। लोग अनाज के बदले उसे चूड़ियाँ ले जाते थे, अनाज देते थे और चूड़ियाँ ले जाते थे। बदलू स्वभाव से बहुत सीधा था और बहुत ही सीधा और साधारण विचार और व्यवहार का था। बदलू बहुत ही सीधा था। मैंने कभी भी उसे किसी से झगड़ते नहीं देखा। मैं जितना दिन भी जाता था तो वहाँ दिन में दोपहर में जाके बैठता था, कभी भी मैंने अपने आंखों से उसे झगड़ते नहीं देखा। हाँ, शादी ब्याह के अवसरों पर वो अवश्य जिद पकड़ जाता था। ये बात तो जरूर था, जब शादी ब्याह होता था तो जो लोग शादी के लिए चूड़ी लेके जाते थे तो उसके लिए जिद करता था कि मैं इतना नहीं लूंगा, इसके बदले में कुछ ज़्यादा सामान लूंगा। जीवन भर चाहे कोई उससे मुफ्त चूड़ियाँ ले जाए,
पूरे जीवन कोई चाहे मुफ्त चूड़ियाँ ले जाए कोई दिक्कत नहीं, परंतु विवाह के अवसर पर वह सारी कसर निकाल लेता था। यानी कि जब विवाह के लिए लोग चूड़ियाँ लेके जाते थे तो बदलू उससे सारा कसर, सारे दिन का पैसा, सामान ले लेता था। आखिर सुहाग के जोड़े का महत्व ही और होता है। वह कहता था कि आखिर जो सुहाग के जो जोड़े होते हैं इसकी महत्वाकांक्षा जो है बहुत बड़ी होती है, इसका बहुत डिमांड होता है, इसीलिए लेता था। मुझे याद है, मुझे यह बात अच्छी तरह से याद है, मेरे मामा के यहाँ किसी लड़की की विवाह पर जरा सी किसी बात पर बिगड़ गया था। यानी कि मेरे मामा के घर में किसी लड़की की शादी थी और जरा सी बात पर कोई बात बिगड़ गई थी, फिर उसको मनाने में लोहे लग गए थे। यानी कि बदलू नाराज हो गया था और मान नहीं रहा था। बहुत मशक्क़त के बाद वो माना। विवाह के इसी जोड़े का मूल्य इतना बढ़ जाता था कि उसके लिए उसकी घरवाली को सारे वस्त्र मिलते। यानी कि जब वो चूड़ी बना के तैयार करता था तो उसकी घरवाली, बदलू की वाइफ को, पत्नी को सब लोग सारे कपड़े देते थे, बहुत सारे अनाज देते थे, तभी वो चूड़ियाँ देता था। उसको अपने लिए पगड़ी मिलती और रुपये जो मिलते सो अलग थे। ये सारी चीज़ें उसको मिलती थी। अपने लिए सिर पर पगड़ी, पैसे, पत्नी के लिए कपड़ा, अनाज बहुत सारा दिया था, क्योंकि विवाह में चूड़ियों का बहुत महत्व होता है। और हमारे हिंदू धर्म में विवाह में चूड़ियाँ पहनना बहुत ही सौभाग्य माना जाता है, सौभाग्यशाली माना जाता है। चलिए अब हम अगला पढ़ते हैं, अगला वाक्य पढ़ते हैं। यदि संसार में बदलू को किसी बात से चिढ़ थी तो वह कांच की चूड़ियों से, वह किसी चीज़ से चिढ़ता था तो वह कांच की चूड़ियाँ, बाकी आदमी से नहीं चिढ़ता था। यदि किसी भी स्त्री के हाथों में उसे कांच की चूड़ियाँ दिख जाती तो वह अंदर ही अंदर कूद उठता और कभी कभी तो दो चार बातें भी सुनाता। यानी कि उसको कांच की चूड़ियों से, शीशे की चूड़ियों से बहुत तकलीफ थी, बहुत गुस्सा करता था। बोलता था कि जब मैं लाख की चूड़ियाँ बनाता हूँ तो आप लोग कांच की चूड़ियाँ क्यों पहनते हैं। और कभी कभी अंदर अंदर बहुत ज़्यादा नाराज हो जाता था और वो क्या करता था कि लोगों को कुछ बातें भी सुना देता था। मुझसे तो घंटों बातें किया करता था। जब मैं उसके पास जाता था तो मेरे से वो घंटों बातें किया करता था, अपना काम करता रहता था। कभी मेरे पढ़ाई के बारे में पूछता, कभी मेरे घर के बारे में, कभी यूं ही शहर के जीवन के बारे में। मैं बहुत सारे बातें करते रहता था और अपना समय पास करते रहता था। मैं उससे कहता कि शहर में सब कांच की चूड़ियाँ पहनते हैं तो वह उत्तर देता, जब मैं कहता था कि शहर में तो कोई लाख की चूड़ियाँ पहनता नहीं है, सब लोग कांच की चूड़ियाँ ही पहनते, तो इस बात का वह उत्तर देता था, शहर की बात और है लल्ला। मुझे बड़े प्यार से लल्ला कहता था और बोलता था कि शहर में बात कुछ और है, बट गाँव में लाख की चूड़ियाँ ही चलती है। वहाँ तो सभी कुछ होता है। वहाँ तो औरतें अपने मर्द का हाथ पकड़कर सड़कों पर भी घूमती है। यानी कि शहरों में महिलाएं अपने पुरुषों के हाथ पकड़ के घूमती है, भ्रमण करती है, लेकिन ऐसी संस्कृति सभ्यता गांव में नहीं है। फिर उनकी कलाइयाँ नाजुक होती है ना, और कहती है कि उनकी कलाइयाँ, कहता था कि उनकी जो कलाई होती है नाजुक होती है ना, लाख की चूड़ियाँ पहने तो मोच ना आ जाए। तो बोलता था कि शहर की जो महिलाएं होती हैं उनकी कलाई जो होती है ना बहुत नरम होती है, कोमल होती है। वो अगर लाख की चूड़ी पहनेंगे तो उनकी कलाइयों में मोच आ जाएगा, यानी कि किसी तरह का पेन होने लगेगा, दर्द होने लगेगा। कभी कभी बदलू मेरी अच्छी खासी खातिरदारी भी करता था। जब मैं वहाँ जाता था तो कभी कभी वह मेरे लिए बहुत अच्छी चीज़ों की व्यवस्था करता, खातिरदारी करता था। जिस दिन उसकी गाय के दूध होता वह सदा मेरे लिए मलाई बचा कर रखता, और आम की फसल में तो मैं रोज ही उसके यहाँ दो चार आम खा आता था। जब जिस दिन उसके गाय की दूध होती थी उस दिन मेरे लिए मलाई बना कर रखता था, और जब आम के सीजन होते थे, आम की जो ऋतु होती थी मौसम में ना, मैं दो चार आम रोज खाता था उसके यहाँ से, क्योंकि वह रिश्ते में मेरा मामा के गांव का लगता था, इसलिए मामा लगता था। परंतु जब सारे बच्चे उसे काका कहते थे, बदलू काका, तो मैं उसे काका ही कहता था, बट वो खुश रहता था। परंतु इन सब बातों के अतिरिक्त जिस कारण वह मुझे अच्छा लगता था वह यह था कि लगभग रोज ही वह मेरे लिए एक दो गोलियां बना देता था। अच्छा, मेरे साथ उसका एक सबसे बड़ा स्वार्थ था कि मुझे वो इसलिए अच्छा लगता था कि मेरे लिए एक दो गोलियां रोज बना देता था। अब मैं मामा के यहाँ गया था तो मैं चाहता था कि जितने ज़्यादा से ज़्यादा हो सके मुझे गोलियां इकट्ठा करके ले जाऊँ, तो शहरों में बच्चों को दिखाऊँ कि मेरे पास इतनी लाख की गोलियाँ हैं। मैं बहुधा हर गर्मी की छुट्टी में मैं अपने मामा के यहाँ चला जाता था। अक्सर ऐसा होता था, हर बार ऐसा होता था कि मैं गर्मी की छुट्टी में अपने मामा के यहाँ हर बार चला जाता था। जाने से और
एक आध महीने वहाँ पर रहकर स्कूल खुलने के समय तक वापस आ जाता। जब पूरी छुट्टी वहाँ काट के और जब स्कूल खुलने वाली होती थी हमारी तब मैं आता था। परंतु 2-3 बार ही मैं अपने मामा के यहाँ गया होऊंगा, तभी मेरे पिता की एक दूर के शहर में बदली हो गई। अच्छा, मैं तो ऐसे 2-3 गर्मी की छुट्टी में ही गया था। उसके बाद मेरे पिताजी की किसी शहर के दूसरे बगल गांव में उनका स्थानांतरण हो गया, ट्रांसफ़र हो गया था, बदली हो गई थी। और एक लंबी अवधि तक मैं अपने मामा के गांव ना जा सका, और फिर बहुत दिनों तक, बहुत समय तक मैं अपने मामा के गांव नहीं जा सका था। तब लगभग 8-10 वर्षों के बाद जब मैं वहाँ गया तो इतना बड़ा हो चुका था कि लाख की गोलियों में मेरी रुचि न रह गई थी। और जब अगली बार जब मैं गया तो 8-10 साल के बाद गया तो मैं बड़ा हो गया था। अब मेरी खुद की रुचि, खुद का जो है चाव, इच्छा नहीं थी कि मैं लाख की गोलियों से खेलूं। अतः गांव में होते हुए भी कई दिनों तक मुझे बदलू का ध्यान न आया, और मैं इतना बड़ा हो गया था कि गांव में, मामा के गांव में रहते हुए भी मुझे बदलू याद नहीं आया, ध्यान नहीं आया। इस बीच मैंने देखा कि गांव में लगभग सभी स्त्रियां कांच की चूड़ियां पहने हैं। अच्छा, तो मैंने देखा कि पहले तो इस गांव में, मामा के गांव में तो सारी महिलाएं जो है, स्त्रियां जो है लाख की चूड़ियां पहनती थी, लेकिन अभी वो देखी कि कांच की चूड़ियों में है। बिरले ही हाथों में मैंने लाख की चूड़ियां देखी, किसी किसी के हाथों में मुझे लाख की चूड़ियां दिखाई दी। तब एक दिन सहसा मुझे बदलू का ध्यान आ गया, उसका ध्यान आ गया, मुझे याद आ गया। वो बात यह हुई कि बरसात में मेरे मामा की छोटी लड़की आंगन में फिसल कर गिर पड़ी। मेरे मामा की बेटी बरसात के दिनों में फिसल के आंगन में गिर पड़ी, और उसके हाथ की कांच की चूड़ी टूट कर उसकी कलाई में घुस गई, और कांच की चूड़ी टूट जाने से उसकी कलाई कट गया था, उससे खून बहने लगा। मेरे मामा उस समय घर पर न थे, मेरे मामा जी उस समय घर पे न थे। मुझे ही उसकी मरहम पट्टी करनी पड़ी। मैंने ही अपनी मामा की बेटी का मरहम पट्टी किया। तभी सहसा मुझे बदलू का ध्यान हुआ आया। तब मुझे अचानक बदलू का ध्यान आ गया। तो मैंने क्या, और मैंने सोचा कि उससे मिल आऊँ। मेरे मन में विचार आया कि मैं चलता हूँ, बदलू से मिल के आता। अतः शाम को मैं घूमते घूमते उसके घर चला गया, बदलू के घर चला गया। बदलू वहीं चबूतरे पर नीम के नीचे एक खाट पर लेटा था, वहीं पे बैठा हुआ था, और वो खाट पर लेटा हुआ था और नीम के पेड़ के नीचे। नमस्ते बदलू काका, मैंने कहा उनको, अभिवादन किया, उनका अभिवादन किया। मैंने बोला नमस्ते बदलू काका। नमस्ते भैया, बदलू काका ने बोला नमस्ते भैया। उसने मेरे नमस्ते का उत्तर दिया और उठ कर खाट पर बैठ गया, उठ के बैठ गया। परंतु उसने मुझे पहचाना नहीं। मैं बड़ा हो गया था, क्योंकि 8-10 साल बाद गया था, तो बदलू काका ने मुझे पहचाना नहीं, और देर तक मेरी ओर निहारता रहा, मेरे को देखता रहा। मैं हूँ जनार्दन काका, बोला मैं हूँ। लड़के का नाम जनार्दन था। काका, आपके पास से गुलिया बनवा कर ले जाता था, जब छोटा था तो बचपन में आपसे गुलिया बनवा कर ले। मैंने अपना परिचय दिया। बदलू फिर भी चुप रहा, फिर भी उसको समझ में नहीं, मानो वह अपने स्मृति पटल पर अतीत के चित्र उतार रहा हो। ऐसा लग रहा था कि उसने अपने स्मृति पर अपने को याद कर रहा हो कि इस बच्चे को मैंने कभी देखा हो, याद नहीं कर पा रहा था। और तब एकदम बोल पड़ा, और अचानक से बोल पड़ा, आओ आओ लल्ला बैठो। फिर उसने लल्ला कह के बुलाया। बहुत दिन बाद गांव आए, बहुत दिन बाद गांव। हाँ, इधर आना नहीं हो सका काका, मैंने चारपाई पर बैठते हुए उत्तर दिया। जनार्दन ने, वो बालक का नाम जनार्दन था, जनार्दन ने चारपाई पर बैठते हुए इस बात का बोला कि हाँ, बहुत दिनों से मैं इस गांव नहीं आया। कुछ देर फिर शांति रही, कुछ देर तक दोनों चुपचाप रहे, यानी कि बदलू भी और बालक जनार्दन भी। मैंने इधर उधर दृष्टि दौड़ाई, मैंने इधर उधर अपनी नज़रें घुमाई। न तो मुझे उसकी मचिया भी नजर आई, न भट्टी नजर आई, और कुछ नहीं नजर आया। जिस पर मचिया पे बैठ के लाख की चूड़ियाँ बनाता था वो भी नजर नहीं आई, और जिस भट्टी में वो पिघलाता था लाख को वो भी नजर नहीं आई। नहीं लल्ला, काम तो कई साल से बंद है। तो बदलू काका ने बोला कि नहीं लल्ला, काम तो बहुत सालों से बंद है। मेरी बनाई हुई चूड़ियाँ कोई पूछे तब तो, यानी कि अब उसकी मांग कम हो गई, उसकी डिमांड कम हो गई। गांव गांव में कांच का प्रचार हो गया था, गांव के लोग कांच की चूड़ियाँ पहनते थे। वह कुछ देर चुप रहा, फिर बोला, मशीन युग है नया, मतलब यह युग जो है मशीनी युग है लल्ला। आजकल सब काम मशीन से होता है, सब काम मशीन से होता है। खेत भी मशीन से जोते जाते हैं, और
फिर जो सुंदरता कांच की चूड़ियों में होती है लाह के में कहाँ संभव है। यानी कि जो चूड़िया जो मशीन से बनती है कांच की चूड़िया, वो सुंदर दिखती है, और लाह की चूड़िया इतनी सुंदर नहीं दिखती है। लेकिन कांच बड़ा खतरनाक होता है, बड़ी जल्दी टूट जाता है। मैंने बालक जनार्दन ने कहा कि कांच तो बड़ी खतरनाक होता है, टूटने से हाथ में चुभ जाता है, खून आने लगता है। नाजुक तो फिर भी होता ही है लल्ला। कहते कहते उसे खांसी आ गई और वह देर तक खांसता रहा। यानी कि बदलू ने कहा कि नाजुक तो फिर भी होता ही है ना, नरम होता है, और उसे खांसी आ गई, देर तक खांसता रहा। मुझे लगा उसे दमा है, मुझे लगा कि बद्दू काका को दमा हो गया। अवस्था के साथ साथ उसका शरीर ढल चुका था, उसकी अवस्था भी काफ़ी हो गई थी और शरीर भी ढल चुका था, कमज़ोर हो गया था। उसके हाथों पर और माथे पर नसें उभर रही थी, यानी कि वो बूढ़ा हो गया था। जाने कैसे उसने मेरी शंका भांप ली और बोला, दमा नहीं है मुझे। अच्छा, पता नहीं उसको कैसे दिमाग में आ गया, मुझे लगा कि उसको दमा है, तो बोला कि दमा नहीं है मुझे, फसली खांसी है। यानी कि ये ऐसे ही मौसम के हिसाब से खांसी है, यही महीने 2 महीने से आ रही है, 10-15 दिन में ठीक हो जाएगी। यानी कि ज़्यादा दिन से नहीं है, पुरानी नहीं है, और 10-15 दिन में ठीक हो जाएगी। मैं चुप रहा। मुझे लगा उसके अंदर कोई बहुत बड़ी व्यथा छिपी है। मुझे ऐसा लगा कि बदलू काका के अंदर कुछ ना कुछ है बात जो कहना चाह रहा था। मैं देर तक सोचता रहा कि इस मशीन युग ने कितने हाथ काट दिए। कुछ देर फिर शांति रही जो मुझे अच्छी नहीं लगी। यानी कि मैं सोचा कि बताइए, मशीन के आ जाने से कितने लोगों का रोजगार छीन गया और कितने लोगों का हाथ कट गया। परंतु फिर मैं कुछ देर तक शांत रहा, लेकिन कुछ अच्छा नहीं लगा मेरे को। आम की फसल अब कैसी है काका, मैंने पूछा कि अब आम का फसल कैसा है। कुछ देर पश्चात मैंने बात का विषय बदलते हुए पूछा। मैंने अब लाह की चूड़ियों से बदलकर आम की फसल पे आ गया और पूछने लगा। अच्छी है लाला, बहुत अच्छी है, उसने लहक कर उत्तर दिया, खुश होकर उत्तर दिया। लहकना मतलब खुश होकर उत्तर देना। और अंदर अपनी बेटी को आवाज़ दी, बदलू ने अपनी बेटी को आवाज़ दी, अरे रज्जो, उसकी बेटी के नाम रजत था, लल्ला के लिए आम तो ले आ। लल्ला आया है, उसके लिए आम ले आ। फिर मेरी ओर मुखातिब होकर बोला, माफ़ करना लल्ला, तुम्हें आम खिलाना भूल गया था। बोला, मुझे माफ़ करना, मैं तुम्हें आम खिलाना भूल गया था। नहीं नहीं काका, आम तो इस साल बहुत खाए हैं। मैंने कहा कि नहीं नहीं, आम तो इस साल बहुत खाए हैं। वाह वाह, बिना आम खिलाए कैसे जाने दूंगा तुमको। बदलू ने कहा कि ऐसे कैसे हो सकता है कि मैं तुम्हें बिना आम खिलाए यहाँ से जाने दूं। मैं चुप हो गया। मुझे वो दिन याद हो आए जब मेरे लिए मलाई बचा कर रखता था। मुझे वो बात दिन याद आ गया कि कैसे बदलू मुझे मलाई खिलाता था। गाय तो अच्छी है ना काका, मैंने पूछा। गाय कहाँ है लल्ला, तो बोला गाय कहाँ है, गाय तो चली गई, बिक गई, 2 साल हुए बेच दी। कहाँ से खिलाता, मैं कहाँ से गाय को खिलाता। इतने में रज्जो, उसकी बेटी, अंदर से एक डलिया में ढेर से आम ले आई। रज्जो ने घर के आंगन अंदर से लल्ला के लिए बहुत सारे आम लेके आई डलिया में। यह तो बहुत है काका, इतने कहाँ खा पाऊंगा। मैंने कहा, यह तो बहुत ज़्यादा है, मैं कहाँ खा पाऊंगा। वाह वाह, वह हंस पड़ा, शहरी ठहरे ना, मैं तुम्हारी उम्र का था तो इसके चौगुने आम एक बखत में खा जाता था। यानी कि तुम तो शहर के रहने वाले हो ना, मैं जब तुम्हारे उम्र का था, गांव में रहता था ना, तो इतना एक इसका 4 गुना, अगर अभी 5 आम है तो मैं 20 आम एक ही बार में खा जाता था, और तुमसे 5 आम नहीं खाया जा रही है। आप लोगों की बात और है, मैंने उत्तर दिया कि आप लोगों की तो बात अलग है। अच्छा बेटी, लल्ला को 4-5 आम छांट कर दो, सिंदूर वाले देना। आम का एक प्रकार होता है सिंदूरी, वो बहुत अच्छा होता है। देखो लल्ला कैसे हैं, इसी साल यह पेड़ तैयार हुआ है। ये पेड़ जो है इसी साल तैयार हुआ है। अच्छा बेटी, लल्ला हो गया। रज्जो ने 4-5 आम अंजुली में लेकर मेरी ओर बढ़ा दिया। अपने हाथों के अंजुली में दोनों हाथ जोड़कर उसमें आम रखी और मेरी तरफ बढ़ा दिया। आम लेने के लिए मैंने हाथ बढ़ाया तो मेरी निगाह एक क्षण के लिए उसके हाथों पर ठिठक गई, यानी कि रज्जो के हाथों पर रुक गई। गोरी गोरी कलाइयों पर लाह की चूड़िया बहुत ही फब रही थी, यानी कि जो उसकी हाथ थी सुंदर थी, गोरी गोरी थी, और उस पे लाख की चूड़िया बहुत सुंदर लग रही थी। बदलू ने मेरी दृष्टि देख ली और बोल पड़ा, यही आखिरी जोड़ा बनाया था जमींदार साहब की बेटी के विवाह पर
10 आने पैसे मुझको दे रहे थे, मैंने जोड़ा नहीं दिया, कहा शहर से ले आओ। यानी कि यह चूड़ी मैंने लास्ट बनाई थी, जिसके बदले में जमींदार साहब ने मुझे 10 आने पैसे दे रहे थे। मैंने बोला कि नहीं जाओ, आप शहर से लेके आओ, मैं नहीं दूंगा। मैंने आम ले लिए और खाकर थोड़ी देर पश्चात चला आया। मैंने वहां से आम खाया और थोड़ी देर बाद वहां से वापस आ गया। मुझे प्रसन्नता हुई कि बदलू ने हार कर भी हार नहीं मानी थी। मुझे इस बात से बड़ी खुशी हुई कि बदलू ने हारने के बाद भी हार नहीं मानी थी। उसका व्यक्तित्व कांच की चिड़ियों जैसा न था कि आसानी से टूट जाए। यानी कि वह बहुत ही कठोर और सदा विचार का रहने वाला था, मानने वाला था। यानी कि वह कांच के जैसा कमजोर नहीं था, उसके भीतर विचार बहुत सुंदर, नर्म, अच्छे थे और वो हार नहीं मानी थी। धन्यवाद। इसको आप तसल्ली से देखिएगा आप लोग बच्चों, और जब पसंद आए पढ़ने के बाद तो इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। इसका प्रश्न उत्तर, इस पाठ का प्रश्न उत्तर मैं इसके डिस्क्रिप्शन लिस्ट में इसका लिंक डाल दूंगा, उसे आप देख सकते हैं। अब अगली पाठ जो हिंदी 8वीं कक्षा की हिंदी है, पाठ बसंत के भाग 3 के तीसरी पाठ बस की यात्रा के बारे में अगले क्लास में, अगले कक्षा में मैं आपको बताऊंगा। धन्यवाद।